आप में से कई सारे स्टूडेंट जिन्हें भले ही इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिला हो या ना मिला हो, आईटी सेक्टर जॉब रोल के लिए टारगेट करते हैं। भैया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग अगर हमें जॉब्स चाहिए तो हमें शुरू से ही किन बातों का ध्यान रखना है। कई लोगों ने कोडिंग रोड मैप के बारे में पूछा था, तो कोडिंग रोड मैप आप रफ टर्म में कह देते हो, लेकिन इससे बढ़कर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का जो आपका जॉब रोल है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के बारे में ही हम थोड़ी थोड़ी चीजें बात करेंगे। इनका प्रिपरेशन कैसे करना है फ्रॉम जीरो, अगर कुछ नहीं आता वहां से लेकर आपके प्लेसमेंट तक की चीजें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम स्टार्ट कर ले भैया आपके टर्म्स में आपके 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज का कोडिंग रोड मैप, या फिर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, उन सभी हिसाब से इस वीडियो को हम कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे। और ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेज होंगे, दोनों के लिए कैसे सेपरेट तरीके से पढ़ सकते हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रिपरेशन लेवल पे अगर आप बात कर लो, बेसिक या फिर एडवांस प्रिपरेशन लेवल पे, तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कैंपस में आपके पास थोड़े और बढ़िया क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स, थोड़े और बेटर स्किल सेट्स, थोड़ा और आपको अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, दैट्स इट। उसके अलावा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कैंपस कैसे टारगेट करना, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन उसके पहले जितना आपका स्किल सेट होना चाहिए वो दोनों में ही सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं भैया। क्योंकि देखो, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में जॉब्स वही हैं, बस जॉब लेने के तरीके अलग हैं, कंपटीशन अलग है। तो अगर आप सबसे पहले स्टार्ट कर लो तो आपको समझना यह है कि इसके अंदर सिर्फ जो आप कोडिंग कहते हो, कोडिंग का मतलब क्या समझते हो? सिर्फ बैठ के प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। तो इसे कुछ पार्ट्स में बांट रखा गया है। अगर आप इसके सिलेबस को समझो, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में समझो, इन्हें पढ़ना पड़ता है भैया, डीएसए भी इन्हें पढ़ना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, इन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद इनका प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सब कुछ होता है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं एक ब्लेंड मिलकर आता है, तब जाकर ये पहुंचते हैं भैया अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह को खत्म करते हैं। बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है, लेकिन इसके अंदर जब फाइनली बात कर ले हम प्लेसमेंट के अंदर, जब प्लेसमेंट तक ये पहुंचते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लो, तो इसमें कुछ राउंड्स होते हैं आपके प्लेसमेंट राउंड्स के अंदर। सबसे पहले आपका हो गया भैया कुछ कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड को भी कुछ कंपनीज 2 पार्ट से बांट के रखती हैं। कुछ एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपके बाकी किसी भी कंपनी के अंदर होता है, जिसमें आपके रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, आपका इंग्लिश वगैरह, तो ये सारी चीज़ तो प्रिपेयर करके रखिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, आप चाहे कोर, नॉन कोर, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हो। देन एप्टीट्यूड, इनफैक्ट अगर कैट वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एप्टीट्यूड आपका हर जगह कॉमन रहेगा, डिफिकल्टी लेवल हर जगह वेरी करेगा बस। तो एप्टीट्यूड इज अ मस्ट टू डू थिंग अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए या फिर एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं सबसे पहला, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में सबसे पहला ही आपका एग्जाम कह सकते हो जो आप फेस कर रहे होगे। तो उसके बाद कई सारे कंपनीज डायरेक्टली आपको कोडिंग राउंड में बैठा देंगी, तो कई सारी कंपनीज आपका पहले एप्टीट्यूड फिर कोडिंग राउंड की तरफ लेकर जाएंगे। अब जब कोडिंग राउंड में पहुंचते हो तो इसमें आपको मोटा मोटी तौर पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो आप कोडशिफ्ट, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड फोर्सेज, इन सभी के वेबसाइट पे जाओ और क्वेश्चंस देखो, आपको देखने को मिलेगा भैया कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें करनी है। और ये जो चीजें आपको करनी है, इसके लिए आपका एक टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट मतलब वो प्रोग्राम को करने का टाइम लिमिट नहीं। ऑब्वियसली अगर एग्जाम चल रहा है तो आपको उतने 1-1.5 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चीजें करनी है, लेकिन जो प्रोग्राम कर रहे हो वो कोड कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कि कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर कितने टेस्ट केसेज पार कर पा रहा है। अब टेस्ट केसेज क्या होता है, तो सपोज करो आपने एक प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हो, अब जिन्हें पता नहीं भैया कंपाइल वगैरह, पहली बार प्रोग्रामिंग देख रहे हो, तो बेसिक टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, आपने प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझेगा, ठीक है, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो। बाकी प्रोग्रामिंग समझोगे तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे है सारी सिंपल टर्म्स ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, धीरे धीरे करके समझोगे। लेकिन अभी अगर बेसिक टर्म्स में समझना, तो आप प्रोग्राम लिखते हो जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उससे कंपाइलेशन या बेसिक इंटरप्रिटेशन कह दो। तो उस समय जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपने प्रोग्राम किया है, वो उस प्लेटफॉर्म के पास कुछ उसके सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट होता है। कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसके अंदर आप कुछ इनपुट डालते हो,
ठीक है, प्रोग्राम ऐसे ही होता है ना, जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप बनाया, आप उसके अंदर कुछ एंटर करते हो, कुछ रिजल्ट उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो, तो जो आपने एंटर किया वो इनपुट हो गया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट हो गया। तो उसी प्रकार आपके कुछ सैंपल, मतलब ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को पता है कि मुझे क्या क्या इसमें इनपुट देना है और क्या क्या मुझे आउटपुट चाहिए। वो ट्रैक करेगा कि इनपुट से आउटपुट के बीच कितने मिली सेकेंड्स का मुझे टाइम लगा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देते हैं भैया कि कितने टेस्ट केसेस दिए मैंने, कितना टाइम लगा, कुछ एक्स्ट्रा मिली सेकेंड्स भी अगर लगेंगे तो आपका टाइम लिमिट एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एफिशिएंट यहां पर प्रोग्राम लिखना है। तो यहां पर सिर्फ एक लैंग्वेज की जानकारी काफ़ी नहीं होती है। फिर यहाँ आता भैया डीएसए। जैसे अगर आप शुरू में बेसिक्स पढ़ोगे तो आपको एरेज, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह, मतलब लूप, एरे, बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखते हो। तो इन सभी से आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो जो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो निकाल सकते हो, लेकिन एफिशिएंट कोड नहीं लिख सकते। एफिशिएंट कोड के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं भैया, कि हमें कम से कम टाइम में, वो मिली सेकेंड्स के अंदर काउंट होता है, कम से टाइम। अब मिली सेकेंड्स मतलब अगर आप एक नॉर्मल, जो हमें अकेले इंडिविजुअल कुछ कोड लिख रहे हैं, ऑब्वियसली अगर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बात कर लो तो वहां पर कुछ सेकेंड्स में भी टाइम खींच सकता है, डिपेंडिंग ऑन अंदर बैकएंड में कितनी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। हालांकि चीज़ें अगर कुछ उतना बड़ा हैवी कोड है तो वहां पर उतने सारे सर्वर्स वगैरह उनका रहता है कि चीज़ें उसे भी कम करके मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस कर सके। तो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें मिली सेकेंड्स के अंदर ही प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर एक एक मिली सेकेंड आपके लिए मायने रखा जाता है। तो पहला, आपको कम से कम टाइम में कोड इतना एफिशिएंट लिखना है कि कम से कम टाइम में वो मेरा कोड प्रोसेस हो सके। दूसरा, कम से कम मेमोरी मेरा यूज करे, कंज्यूम करे। जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो देन रैम के अंदर वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है भैया, अपना एक एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। कई बार कैश मेमोरी के फॉर्म, कैश मेमोरी तो नहीं, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो बहुत सारे आप वेरिएबल्स यूज करते होगे, उस वेरिएबल को आप अलग अलग मेमोरी के अंदर स्टोर करते होगे। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं डीएसए के अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर, आप डेटा को मेमोरी के अंदर कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो ताकि कम से कम मेमोरी के अंदर चीजें मेरी हैंडल हो सके। और एल्गोरिथम मतलब मैं क्या बताऊं, बस आपका अगर सिंपल टर्म्स में मुझे बताना हो तो वही जो आपने बेसिक तरीके से कैसा कोड लिखा है, उसका डिजाइन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना एफिशिएंट लिखा है, बस यही है। मेमोरी और आपके टाइम को लेकर चीजें, क्योंकि अगर टाइम एक्सीड हुआ तो सपोज करो आप एक बड़े लेवल अमेजॉन या गूगल के लिए कोड लिख रहे हो, आप अगर आपका कुछ मिली सेकेंड्स भी एक पर्सन के लिए ज्यादा ले रहा है तो जब उसे करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे होंगे, सोचो कितना डिले आ सकता है। अगर हर एक पर्सन को रिक्वायर्ड से ज्यादा कुछ, एक पर्सन अगर उस प्रोग्राम को रन करता है, आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज किया, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है, मेमोरी कंज्यूम करता है, तो सोचो उसके लिए जितना स्टोरेज स्पेस, जितना उसके लिए रैम एलोकेट किया गया है, वो कुछ ही लोगों में तुरंत फिल हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए सर्वर क्रैश कर सकता है। तो जब भी आप सर्वर क्रैश के बारे में सुनते होगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें होती है, या तो जितना मेमोरी है उस हिसाब से हमारे पास कोड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, एक्स्ट्रा मेरा डेटा स्पेस ले रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, या फिर दूसरा हो सकता है भैया कि भले कोड एफिशिएंट हो लेकिन जितने मुझे मेमोरी की जरूरत है उतना मेरा मेमोरी बैकएंड के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको मोटा मोटी इतना समझ में आया कि एक कंपनी के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जब आप बेसिक्स जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो भैया अपना फॉर लूप, एरे, मतलब लूप्स, एरे, बेसिक, यही सारी चीजें पढ़ते हो। लेकिन जब इसके अंदर थोड़ा और डीप डाइव करते हो तो ट्रीज, ग्राफ्स, हैश मैप्स, बहुत सारी चीजें और होती है जिसके थ्रू हम अपने मेमोरी को और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो तो आपको करना यह है कि Geeks for Geeks, W3 School, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको यहां पर टॉपिक्स मिल जाएंगे। पहले इन टॉपिक्स को पढ़िए, इन टॉपिक्स को कवर करिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बेसिक, जो आप अगर बिल्कुल कुछ कोडिंग नहीं जानते तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैंने लूप्स, एरे, ये सारी जो चीजें कही, जो आप कहीं ना कहीं अगर क्लास 11-12 में कंप्यूटर ले रखे हो, या फिर फर्स्ट ईयर आपको कंप्यूटर के अंदर किसी भी बीटेक ब्रांच के अंदर अगर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आज भी फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट के तौर पे आपको कंप्यूटर, कुछ कॉलेजेस में सी, तो कुछ कॉलेजेस में आपका C++, कहीं पाइथन, ज्यादातर C++ के ऊपर ही काम किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो
उसमें जो बेसिक चीजें हैं इसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर खत्म कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। फिर सेकेंड ईयर में जो एडवांस डीएसए होता है वो सारी चीजें गीक्स फॉर गीक्स वगैरह वेबसाइट पे टॉपिक्स वगैरह देखकर आप इन चीजों को कवर करिए। एक बार कवर हो चुका है तो उसके बाद बहुत से आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चीजें मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस आपका हो सकता है भैया, जैसे लव बाबर आपने नाम सुन रखा होगा तो उनके ढेर सारे कुछ 400-500 क्वेश्चंस कैसे शीट आते हैं तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना फिर ऐसे क्वेश्चंस आज के डेट में डीएसए के बहुत जगहों पे मिल जाएंगे। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो भैया, कोड फोर्सेज, कोड सेफ, इन सभी जगहों पे जाके आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। आपका डीएसए और स्ट्रांग होगा। आपका कहीं ना कहीं इन सभी प्लेटफॉर्म से एक प्रोफाइल बनता है कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो यहाँ पर आपके स्टार्स इंक्रीज होते रहते हैं, आपकी रेटिंग इंक्रीज होती है। जितने आप इनके कॉन्टेस्ट में बेटर रैंक लाते हो आपका प्रोफाइल और बिल्डअप होते जाता है। तो ये आपके यहां पर आपका प्रोफाइल भी बिल्डअप होगा, आप टफ लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे, आपको कंपटीशन का अंदाजा भी होगा। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेकेंड ईयर में एक अच्छा खासा समय दीजिए। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो डीएसए ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, बट अब थर्ड ईयर में जाकर, अगर मैंने शुरू में नहीं बताया तो एक कंपनी को चाहिए फाइनली प्लेसमेंट के समय, जो मैंने बताया कि पहला राउंड आपका जो कोडिंग राउंड होता है उसमें यही सारी चीजें होंगी। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह में। ज्यादा रिकमेंडेड है आप सी प्लस प्लस या पाइथन यूज करो। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के कंपैरिजन में आप जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आपकी जो पोर्टल्स, वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये ऑनलाइन कंपाइलर्स कह सकते हो, ये बहुत ज्यादा हद तक अगर कह सकते हो टाइम लिमिट एक्सेप्शन, ये मेमोरी, इन सभी चीजों को लेकर सी प्लस प्लस काफी हद तक ऑप्टिमाइज है। और उसके बाद अगर देखना हो तो पाइथन भी उतना ही कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज है, लेकिन सबसे ज्यादा सी प्लस प्लस है आपका। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। अब सी और सी प्लस प्लस की खासियत यह है कि अगर आपको कहीं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो उसके सॉल्यूशंस मल्टीपल जगहों पे आपको मिल जाएंगे सी और सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, हेल्प के लिए चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। और आप बहुत एफिशिएंटली इसमें कोड लिख सकते हो, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। बट पाइथन भी अगर देखो तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है। ऑब्वियसली सी सी प्लस प्लस थोड़े बेटर है, लेकिन पाइथन भी कहीं कम नहीं है। इसलिए लोग सी सी प्लस प्लस पाइथन दोनों में, कई बार दोनों को यूज कर रहे होते हैं तो कई बार सी प्लस प्लस को भी यूज कर रहे थे। कुछ लोग जावा वगैरह भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स कैसा है। अगर एक ही लैंग्वेज सीखना है तो जावा भी यूज कर सकते हो, बट उसमें ऑप्टिमाइजेशन आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी। बट स्टिल अगर मुझे सिंपल टर्म से बताना हो, सी प्लस प्लस या पाइथन आप स्टार्टिंग के लैंग्वेज के तौर पे चुन सकते हो। सी प्लस प्लस में आप ज्यादा बेहतर, सबसे ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हो। और पाइथन की जब हम बारे में बात करते हैं तो यहां भी ऑप्टिमाइज्ड कोड है, लेकिन इसका एक और अपने आप में एडवांटेज आता है भैया कि चाहे तो आपको AIML के प्रोजेक्ट्स करने हो, जो कि आज की डेट में, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप पहले समझिए, फिर उसके बाद चीजों को एक साथ हम सिलेंगे, ठीक है। पहला हमने समझा भैया डीएसए, कोडिंग वगैरह, इतना तो कुछ समझ में आ गया ऊपर ऊपर से कैसा दिख रहा है, क्या करना है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में बेसिक, सेकंड ईयर में प्रॉपर चीजें, उसके बाद उसका कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह, बहुत सारे हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, सारी चीजें हम करेंगे। थर्ड ईयर में आते ही या फिर सेकंड ईयर से भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक बार प्रोजेक्ट्स कैसा है ये समझ ले, फिर उसके बाद हम पीछे वाले टॉपिक्स जो भी हमने जस्ट छोड़ा है उसके साथ लिंक करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स आपका हो सकता है, आप तो कुछ वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट के अंदर अगर आप बात कर लो तो आपका बैकएंड भी हो जाएगा, फ्रंट एंड भी हो जाएगा। अब बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए आप या तो यूज कर सकते हो भैया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो बेसिक्स है ही हमारे पास फ्रंट एंड के लिए। इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी जैसे jQuery हो सकता है आपका, आप एंगुलर JS हो गया, रिएक्ट JS हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकएंड से आज चीजों को इंटीग्रेट कर रही है, MongoDB डेटाबेस वगैरह के लिए। तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। इसका बहुत समय हो गया यार कोडिंग छोड़े हुए, तो इसका एक एग्जैक्ट टर्म था, वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आप टेक्नोलॉजीज यूज करते हो ना, जावास्क्रिप्ट से लेके MongoDB वगैरह हो गया, आपका रिएक्ट JS हो गया, इसका एक पर्टिकुलर टर्म था, ठीक है। मतलब एक छोटा सा टर्म था जिसके अंदर हर एक टर्म किसी न किसी टेक्नोलॉजी को डिनोट करता था। मुझे याद आएगा तो इस वीडियो के बीच में कहीं आपको बोल दूंगा, बट उससे ज्यादा जरूरी है भैया कि हमारे टेक्नोलॉजीज के बारे में पहले समझे। तो या तो आप वेब डेवलपमेंट चुन सकते हो, अभी प्रॉपर ये वेब डेवलपमेंट का वीडियो नहीं है, जब वेब डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ये छोटी चीजें जो
काफ़ी समय पहले मैं छोड़ चुका था, भूल चुका हूँ, उन सभी चीज़ों को रिकॉल करके आपके लिए अच्छे से बता दूंगा। लेकिन ये वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक हमारा वीडियो नहीं है। इसमें पहले समझ लो प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ कर सकते हो। या तो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, एपीआई हो सकते हैं, AIML वगैरह। ये कुछ 3-4 कॉमन चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स पिक करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को लग रहा है भैया AIML एक बूमिंग फील्ड है, तो हम AIML के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब कंपनीज आएंगी तो मुझे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर जाते हो तो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब डेटा साइंस के अंदर चले जाते हो तो AIML, मशीन लर्निंग वगैरह चीज़ें यहाँ आ जाती है। तो एक ही चीज़ें सीखते हुए मल्टीपल चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं। जैसे पाइथन अगर सीख लेते हो तो आप पाइथन के थ्रू जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह मैंने बताया, DSA, उधर भी आप कर सकते हो। पाइथन के थ्रू आप AIML के प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। पाइथन के थ्रू आप अगर आपको करने का मन है भैया, कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी प्रोग्राम हो जाते हैं पाइथन के थ्रू। लेकिन ऐसे अगर बेसिक फंडा समझो तो मतलब पाइथन अगर प्रॉपर वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो पाइथन कुछ ऐसा ये नहीं है कि आपको पाइथन से ही वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट का सबसे फंडामेंटल तरीका आपका अगर अभी जस्ट सीखना चालू करें तो इतने चीज़ों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पहले इतना सीखिए, फिर धीरे धीरे आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा भैया आगे मुझे React.js सीखना है, मुझे Angular.js सीखना है, मुझे और क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले आपका वेब डेवलपमेंट हो गया। ऐप डेवलपमेंट के अंदर अगर आप बात कर ले तो एंड्रॉइड डेवलप, अब चाहे एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, आपका iOS के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट या तो आप जावा यूज कर सकते हो, कॉटलिन यूज कर सकते हो, फ्लटर हो गया आपका। देखो अगर आप जावा या कॉटलिन यूज करते हो देन नेटिव टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए आप एप्लीकेशंस बनाओगे। बट अगर आप फ्लटर यूज करते हो तो फ्लटर के थ्रू आप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए बना पाते हो। बट अभी सीखने के लिए बोला जाता है भैया कि कम से कम एंड्रॉइड के साथ पहले चालू करो, बेसिक्स फंडा सीख लो, उसके बाद फ्लटर पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इतना सारा कुछ अभी बता रहा हूं, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करूंगा। वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, APIs वगैरह हो सकते हैं। API का अगर मुझे सिंपल अगर कुछ बताना हो, एग्जाम्पल देना हो, तो आप गूगल मैप का आपने मैप देख रखा है भैया, बहुत पैसे लगे हैं इसे बनाने के अंदर। फ्री कैसे है गूगल मैप आपके लिए? आप दिन भर सोचो कि आप आज के डेट में कहीं भी बेफिक्र होकर गूगल मैप के सहारे निकल जाते हो। सपोज करो गूगल मैप के पास कुछ बजट था और वो, क्योंकि गूगल मैप को रन करने में भी इसके भी सर्वर कॉस्ट बहुत सी चीजें आती हैं, और वो बजट खत्म हो गया इनका, फिर क्या होगा? गूगल मैप को अगर पेड कर दिया, नहीं करेंगे। गूगल मैप को मतलब वो उनका अपना टीम है कि पेड करना है कि फ्री करना है, वो आगे उनका डिसीजन है। लेकिन ऐसा नहीं कि गूगल मैप पूरा का पूरा फ्री है। गूगल मैप पैसे भी बना रहा है। कैसे पैसे बना रहा है? तो इनका एक बिजनेस मॉडल API के थ्रू है। API के थ्रू मतलब भैया आप जोमैटो देखते हो, आप स्विगी देखते हो, आप ओला, उबर, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखते हो जो खुद एक मैप के ऊपर बेस्ड है। जोमैटो एंड स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स मैप को देख देख कर ही तो आपके घर तक पहुंचते हैं। ओला, उबर मैप के थ्रू ही तो आपको जहां ले जाना है वहां आपको सही जगह पे पहुंचाते हैं। तो ये क्या इनकी खुद की मैप टेक्नोलॉजी है, खुद से इन्होंने मैप बनाया है। अब कोई स्पेसिफिक कंपनी हो जिन्होंने खुद का मैप बनाया वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कंपनी गूगल मैप टेक्नोलॉजी ही यूज करती है। तो गूगल मैप ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो वो खुद तो यूज करती है, बट वो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा भैया कि बैकएंड पहले फ्रंट एंड और बैकएंड समझिए। फ्रंट एंड मतलब जो एक कस्टमर देख पा रहा है, जो एक कंज्यूमर देख पा रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर। बैकएंड मतलब पीछे की टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे अगर आपको एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में समझो, तो फ्रंट एंड में क्या देख रहा है कंज्यूमर कि लैपटॉप शॉप के अंदर जाकर देख रहा है इतने सारे लैपटॉप है, इस कंपनी के लैपटॉप है, कीबोर्ड है, ये है, वो है। बट बैकएंड के अंदर लैपटॉप बनने के लिए कितनी सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर चीजें चल रही है। बैकएंड के अंदर इसके डिस्प्ले बन रहे हैं, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के लिए वो अब डिस्प्ले के अंदर जो भी ग्लास यूज होना है वो कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है। बहुत सारी चीजें असेंबल हो रही हैं, इसके CPU हो गए, चिपसेट्स हो गए, उसकी सिलिकॉन अगर कहीं से आ रही जो भी, तो इतना सारा कुछ बैकएंड के अंदर प्रोसेस होता है। तो ये जो बैकएंड की टेक्नोलॉजी है, हर कुछ तो अब जैसे HP का आपने लैपटॉप लिया तो डिस्प्ले से लेके CPU से लेके हर कुछ तो HP मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा ना, इंटेल का प्रोसेसर है वो इंटेल मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। उसी प्रकार जोमैटो अगर मैप आपको शो कर रहा है तो मैप उसने खुद से बिल्ड नहीं किया। ये मैप की टेक्नोलॉजी है गूगल की, गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप से टेक्नोलॉजी लेता है। अब ये टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार समझ सकते हो कि लो यार हमने ये गूगल मैप का कुछ एक टेक्नोलॉजी बना रखा है, आप ये हमसे एक
सर्विस के तौर पे लो, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हमने आपको एक यूनिक की दिया है, ठीक है, कि आप जब जब ये यूनिक की आपके लिए है, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप जब जब हमारे गूगल मैप सर्विस को यूज करोगे हमें पता चलेगा आप कितना यूज कर रहे हो। तो जोमेटो यूज कर रहा है मतलब कि जैसे हम यूज कर रहे हैं, एक यूजर जब एक कंज्यूमर यूज करता है तो आप इसके मैप सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। इसका जब राइडर, इनके डिलीवरी पार्टनर्स यूज करते हैं, इनका मैप सर्विस यूज हो रहा है। मैप सर्विस है किसका? गूगल मैप्स का। तो गूगल मैप्स ट्रैक करते रहता है कि जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पे कितना गूगल मैप्स का सर्विस दिया है, उतने पैसे गूगल मैप्स चार्ज करेगा जोमेटो से। तो गूगल मैप्स तो आपके लिए फ्री दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने सर्विसेज आप देख रहे हो मैप्स वगैरह के, मैक्सिमम में ज्यादातर गूगल मैप्स के ही सर्विस लगे हुए हैं। तो जब आप उसे यूज करते हो तो उसके पैसे गूगल मैप्स के पास जाते हैं। गूगल मैप्स के पास पैसे कहां से गए? जोमेटो ने, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, जोमेटो अगर यूज कर रहा है, जोमेटो ने पैसे दिए, जोमेटो के पास पैसे कहां से आए? आपके पास से। तो समझ गए एपीआई क्या होता है? एपीआई एक टेक्नोलॉजी है जो आपने डेवलप कर लिया, बाकी लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि आपको बनाने की जरूरत नहीं, हम आपको दे रहे टेक्नोलॉजी, आप बस यूज करो, हमें पे करो यूज के बेसिस पे। सिंपल है। तो आप ये एपीआई बना सकते हो, आप एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब यहां अगर आप समझो तो ये चीजें आपको थर्ड ईयर के अंदर करनी है। कोई एक प्रोजेक्ट भी किसी एक डोमेन के अंदर बढ़िया से करते हो, इनफ है। अब जिस डोमेन का आपने प्रोजेक्ट, सपोज करो एआईएमएल का प्रोजेक्ट किया है और एआईएमएल की कंपनी आई है, तो आपको एज तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, क्योंकि कंपनी जो डिमांड कर रही है आपके पास ऑलरेडी उसका स्किल सेट है। बट अगर आपने एआईएमएल के अलावा दूसरा भी प्रोजेक्ट बना रखा है तो ऐसा नहीं कि वो प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो आपको कोई एज नहीं देगा। एज नहीं देगा मतलब जैसे एक बंदे ने एआईएमएल का कंपनी है, एआईएमएल के लिए ही प्रोजेक्ट बना रखा है, तो ऑब्वियसली उसे एज मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट है अगर आपने एआईएमएल का प्रोजेक्ट बनाने की जगह किसी दूसरे फील्ड का, किसी दूसरे डोमेन का प्रोजेक्ट बनाया है। यहां पर यह देखती है कंपनी कि आपने प्रोजेक्ट मतलब कुछ रियल वर्ल्ड आपको कनेक्ट, जो आपने टेक्नोलॉजी सीख रखा है, जो जितनी आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रखी है, उसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कहीं इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं, तो वो चीजें देखना चाहती है। बाकी अब जब एक कंपनी के अंदर जाते हो, ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जॉब रोल्स के लिए, तो आप कभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, कभी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, कभी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, कभी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो कंपनी उस चीज के लिए आपको ट्रेन करती है। आप आज एआईएमएल का एक टेक्नोलॉजी सीख कर जा रहे हो, एआईएमएल अपने आप में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने एआईएमएल पूरा सीख लिया, एक प्रोजेक्ट बना लिया तो एआईएमएल पूरा सीख लिया। ये अपने आप में एक प्रॉपर, एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो आप एआईएमएल का कुछ एक छोटा टेक्नोलॉजी सीख कर जा रहे हो कि कंपनी के अंदर जाने के बाद हो सकता है कुछ और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको काम करना पड़े। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसा डोमेन ही है कि इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक आप प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बनाओ, तो अगर कंपनी की वही नीड थी तो ऑब्वियसली एज मिलेगा, लेकिन अगर कुछ दूसरे डोमेन का प्रोजेक्ट है तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मुद्दे की बात है कि आपको कम से कम एक, जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो, 2 3 4 प्रोजेक्ट्स, उतने बढ़िया बात है, बट कम से कम एक प्रोजेक्ट रिकमेंडेड है, 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाकर रखो, बहुत बढ़िया बात है। और मार्केट के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स, सब सोचते हैं भैया प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए, तो मार्केट के अंदर गूगल सर्च करोगे बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, बट वो प्रोजेक्ट्स भैया जेनेरिक हो चुके हैं। कंपनी आपको उनको कंसिडर कर लेगी, लेकिन अगर उनसे सीख कर कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, थोड़ा खुद को और ट्रेन करके कुछ और नए यूनिक प्रोजेक्ट्स अगर क्रिएट कर पाते हो, तो वो और एक प्लस पॉइंट होगा आपके रिक्रूटर के सामने। तो थर्ड ईयर के अंदर आपको डीएसए कंटिन्यू रखना ही रखना है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करते रहना है, ठीक है। 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाकर रखिए। इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो इंटर्नशिप एक और ऐड हो गया, प्रोजेक्ट्स आपके पास है, इंटर्नशिप्स हो गया थर्ड ईयर के अंदर। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए बैठ जाइए। अब फोर्थ ईयर में जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो क्या सिर्फ डीएसए, क्या सिर्फ प्रोजेक्ट्स इतने काफी हैं? नहीं। इसके बाद कुछ कंपनी जो हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इन सभी चीजों से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं बीटेक के तौर पे, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी भैया गीक्स फॉर गीक्स के वेबसाइट पे, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। बट मेन फोकस आपको 2-3 साल डीएसए और प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। इसके बाद अगर आप चलते हो तो आपके इंटरव्यूज भी होंगे, तो इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करना है। अगर ग्रुप डिस्कशन कोई कंपनी करा देती है, ग्रुप डिस्कशन भी कराना है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना है। इसके बाद पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, तो पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर काम करना हो, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना हो, ग्रुप डिस्कशन करना हो, बस पहले तो फ्लुएंट कम्युनिकेशन चाहिए हो। तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पर आप ही के जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स है, ऑलरेडी 200 लोग वहां पर जुड़ चुके हैं जस्ट कुछ दिनों के अंदर ही। तो ये एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप अप्रोच करते हो भैया
क्योंकि देखो कम्युनिकेशन के अंदर क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितना आप बात करते हो तो वहां पर आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे जो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। तो ग्रुप पे सिंपली आपको जाना है, बोलना है कि ये टॉपिक मैंने अभी कुछ फिगर आउट किया, चलो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम एक डिबेट या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी फ्री है, गूगल मीट में शेयर कर रहा हूं, इस गूगल मीट को आप ज्वाइन कर लो। तो इस तरीके से उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको यूज करना है जब आपको कुछ कम्युनिकेट करने का मन हो। जैसे जैसे इसके अंदर लोग जुड़ते चले जाएंगे, 200 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। सपोज करो 1000 लोग जुड़ चुके हैं इस ग्रुप के अंदर, तो जब भी आप जिस किसी पॉइंट पे भी अगर आप मैसेज करते हो, कोई ना कोई उस समय अवेलेबल होगा जो कि आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होगा, प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, इसी में समय टाइम टू टाइम मैं कुछ इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराऊंगा, कि कुछ कॉन्टेस्ट्स हो गया, डिबेट कॉन्टेस्ट, कम्युनिकेशन, तो इससे हम कुछ प्राइजेस ऑब्वियसली तो ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि सीखने के पर्पज से है, न तो मैं यहाँ कुछ चार्ज कर रहा हूं, तो नहीं तो कुछ मैं ऐसे इस पोजीशन पे हूं कि आपको कोई प्राइज मनी पे कर सकूं। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीजें इसे मैनेज कर रहे हैं, बट इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमारे ग्रुप का पर्पज फुलफिल हो। ठीक है, और किसी दूसरे पर्पज से हम इस ग्रुप को यूज ना करें, उतना ध्यान दिया जा रहा है, उस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ग्रुप को। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कम्युनिकेशन क्लब दिवास्त्रा, हमारा ब्रांड है जिसके अंदर हम सारी चीजें, सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब, अब जब डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो इसका लिंक मैं आप तक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों के ऊपर आपको काम करना, आपको रेज्यूमे वगैरह बढ़िया बनाकर रखना है, वो तो 3rd ईयर से आपको बनाकर रखना है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन वगैरह वाला पार्ट भी 3rd ईयर से, क्योंकि 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स वगैरह आएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात कर लेते भैया ऑफ कैंपस के बारे में। ऑफ कैंपस अगर आपको चाहिए तो शुरू से आपको नेटवर्क्स वगैरह बनाने आने चाहिए। उसके लिए लिंक्डइन वगैरह पे आज के डेट में भैया एक्टिव रहो, एक बढ़िया प्रोफेशनल आप प्रोफाइल बनाकर रखो। प्रोफेशनल मतलब ऐसा नहीं कि आपका प्रॉपर एक रेज्यूमे जैसा डल बोरिंग वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कि किसी भी एक पर्सन को आपका प्रोफाइल देखते हैं इंटरेक्टिव प्रोफाइल लगना चाहिए, कि काम का बंदा है, चीजें हाईलाइट हो जाए उसके नजर में कि ये बंदा करता क्या है, मेरे काम का है कि नहीं। तो सारी चीजें आप लिंक्डइन मैनेज करिए। प्रोफेशनल तौर पे आज के सबसे डेट में सबसे बेस्ट वही है। बहुत सारे आपके पास ऑफ कैंपस प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर वो आप देख सकते हो, नेटवर्क्स बना सकते हो, ताकि अगर आपको अलग से कंपनीज में अप्लाई करना हो तो वो सारी चीजें भी अलग से हैं। तो अगर आपको ऑफ कैंपस वाला कुछ वीडियो चाहिए, आप ऑफ कैंपस वीडियो के बारे में डिमांड कर सकते हो, भैया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे क्रैक करें। ठीक है, एक तो लिंक्डइन वाला वीडियो बन जाएगा। कम्युनिकेशन क्लब आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी यही सारी कुछ चीजें थी फिलहाल आज की इस वीडियो में, इतना ही। कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स कोडिंग वगैरह बैकग्राउंड से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, आज के डेट में जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेटेजी, आप अपने गाइडेंस, हमारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी कुछ गलतियां जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो चीज़ें लिखकर बताइए। कुछ ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स के लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो जो स्टूडेंट्स को मदद करेंगी। सोर्सेज बता सकते हो प्रिपरेशन करने के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है भैया पेड यहाँ पर चीजें ही करनी बेहतर है, लेकिन अगर आप देखो टियर 1 टियर 2 इंस्टीट्यूट्स के ज्यादातर स्टूडेंट्स से जब बात होती है हमारी, तो ये सारे कोई ना कोई फ्री सोर्सेज के थ्रू ही चीजें कर रहे होते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, करियर गाइडेंस चाहिए, कॉलेज के अंदर चले गए हो, जॉब प्लेसमेंट प्रिपरेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कॉलेज लाइफ, इन सभी चीजों के ऊपर गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको IIT जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, स्कूल के अंदर हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी, डिस्कस करनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।